तट है, ये भारत का पूर्वी तट है। तो इनके सहारे जो मैदान बनाए गए हैं, इनके सहारे जो दिख रहा है ना, हरा हरा दिख रहा है, ये मैदान है। तो इनके सारे जो मैदान दिख रहे हैं हमें तटों पर, इन्हें कहते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान और इन्हें कहते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान। तो इनका इस क्लास में आज अध्ययन करेंगे। देखिए, तो भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटीय मैदान तो बेसिकली क्या है, तो ये है जब हम भारत को कितने 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। भारत को हम कुल 6 भौतिक प्रदेशों में विभाजित करते हैं। उसमें से अगला है जो भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटीय मैदान। बेसिकली हमने और इससे पहले क्लास में देखा था उत्तर भारत के विशाल मैदान, और यही अगली इस क्लास के क्रम में अगला है तटीय मैदान। यहाँ उत्तर भारत के मैदान थे, इनको पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं तटीय मैदान। अर्थात जो तटों पर मैदान विकसित हुए उनको कहते हैं तटीय मैदान। तो इन तटीय मैदानों का निर्माण कैसे हुआ पहले तो हम ये जानते हैं, फिर उससे बारी बारी जानेंगे पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, तो पहले ये जानते हैं इनका निर्माण कैसे हुआ। निर्माण हेडिंग क्या रहेगी, निर्माण। पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय का मैदान कैसे हुआ। तो निर्माण के संबंध में सुनना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं निर्माण के संबंध में। तो कहेंगे सर इन पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदानों, इन पश्चिमी एवं पूर्वी तट के मैदानों का निर्माण प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली बहुत सारी नदियों के चलते हुआ। अर्थात इस प्रायद्वीपीय भारत से बहुत सारी नदियाँ निकली और ये नदियाँ, कुछ नदियाँ पश्चिमी तट की ओर बहीं, कुछ पूर्वी तट की ओर बहीं, और इनकी बहने के क्रम में जो मिट्टी, अवसाद, कंकड़, रेत, पत्थर आए और इन तटों के आसपास जमा होते गए, इन्हीं के चलते इन मैदानों का निर्माण हुआ। जैसे हमने उत्तर भारत में पढ़ा था कि सर इधर बहुत सारी नदियाँ थीं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ। तो इन्होंने क्या किया था, उत्तर भारत के विशाल मैदान के निर्माण में सहयोग दिया। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय भारत की बहुत सारी नदियाँ जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ब्राह्मणी, बैतरणी का, ये बहुत सारी नदियाँ सर। तो इन्होंने भी क्या किया, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान का निर्माण किया। ये अलग अलग नदियाँ हैं, इनको हम नदियों वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये जानना है कि इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, अर्थात ये पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदान कैसे बने। तो लिखेंगे सर बेसिक पॉइंट क्या रहेगा, तो लिखेंगे निर्माण में पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय का मैदान निर्माण कैसे हुआ, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के कारण, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बहने के कारण इन पश्चिमी एवं पूर्वी तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। अब समझने वाला बिंदु ये है, देखिए मैंने कहा कि प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियों के बहने के कारण इन पश्चिमी एवं पूर्वीय तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। कैसे सर, ये आपके सामने मानचित्र दिख रहा है, अब समझने का प्रयास करना। यहाँ थोड़ा सा प्रायद्वीप में बना देता हूँ, समझना। ये क्या है सर, ये समझना इधर, ये क्या है, दक्षिण भारत, अर्थात समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये क्या है, दक्षिण भारत। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है, देखना प्रायद्वीपीय भारत क्या है, ये जो दक्षिण वाला पोर्शन है, ये सारा का सारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, प्रायद्वीप। समझना सर, प्रायद्वीप कैसे कहते हैं, प्रायद्वीप एक ऐसी स्थलाकृति होती है जो 3 ओर से जल से घिरी होती है। सर स्थल का ऐसा भूभाग जो
तीन ओर से जल से घिरा हो उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। समझने का प्रयास करना। ये भारत का एक तरफ है, ये दूसरी तरफ है, ये तीसरी। कैसे सर? यहाँ पर भारत के क्या है? यहाँ पर है अरब सागर, इधर क्या है सर? बंगाल की खाड़ी। अर्थात भारत के यहाँ क्या है? पश्चिम में क्या है? अरब सागर, अरब सागर। इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी। इधर क्या है? नीचे दक्षिण में हिंद महासागर। अर्थात पश्चिम में क्या है? अरब सागर, पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर। तो ये हमें जानते हैं, ठीक है। तो ऐसी भू आकृति जो तीन ओर से जल से घिरी हो उसे क्या कहते हैं हम? तीन ओर से जल से घिरी उसे कहते हैं हम प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप ये रहा हमारा भारत का, ये दक्षिण वाला पोर्शन प्रायद्वीप हो गया, ठीक है। तो समझना, ये मैंने आपके सामने बना दिया प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। ये हमारे सामने क्या है? प्रायद्वीप, ठीक है। तो मैंने कहा प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली असंख्य सारी नदियों के चलते इन क्या तटीय मैदानों का निर्माण हुआ। अब समझना सर, ये प्रायद्वीप भारत है, इससे बहुत सारी नदियां निकल रही थी। यहाँ से देखना, इधर से, यहाँ से इधर कौन सा? इधर एक नदी है, इसका नाम ताप्ती, नर्मदा। इधर शरावती, मांडवी, ज्वारी, पेरियार, भरतपुंजा, ये सारी नदियाँ हैं। इधर मैं बात करूँ इधर के लिए, इधर जो नदियाँ जाती रहीं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इधर ब्राह्मणी, इधर स्वर्णरेखा, इधर बहुत सारी नदियाँ इस प्रकार जाती रही होंगी। सर कुछ नदियाँ पश्चिमी घाट की ओर बहीं, कुछ पूर्वी घाट की ओर बहीं। समझना सर, प्रायद्वीपीय भारत से, ये प्रायद्वीपीय भारत है। एक मिनट, ये है प्रायद्वीपीय भारत, ये मैंने बना दिया। अब प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली, ये प्रायद्वीपीय भारत से इससे निकलने वाली नदियाँ कुछ तो सिर्फ इधर की ओर बही, कुछ इधर की ओर प्रवाहित हुई, कुछ क्या हुआ? इधर की ओर प्रवाहित हुई, कुछ नदियाँ इधर की ओर प्रवाहित हुई। इस प्रकार से कुछ नदियाँ क्या हुई? इधर की ओर प्रवाहित हुई। सर प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियाँ कुछ पूरब की ओर प्रभावित हुई, कुछ अर्थात कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं, कुछ अरब सागर में। समझना, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली ऐसी नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत से, ये प्रायद्वीपीय भारत है तो इससे निकलने वाली ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में जल गिराती हैं। यहाँ क्या है? अरब सागर। ये क्या है? पानी कौन सा है? इसे कहते हैं हम अरब सागर। तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में अपना जल गिराती हैं, अरब सागर में जो अपना जल गिराती हैं, उन्होंने क्या बनाए? उन्होंने बनाया पश्चिमी तट का मैदान। और सर प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली ऐसी नदियाँ जो अपना जल कहाँ गिराएंगी? सर ये बंगाल की खाड़ी। तो प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली ऐसी नदियाँ जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं, वो बनाती है पूर्वी तटीय मैदान। ये रहे, देखिए, ये पश्चिमी तटीय मैदान है, ये पश्चिम में तो पश्चिमी तटीय मैदान, ये पूरब में तो पूर्वी तटीय मैदान। तो प्रायद्वीपीय भारत ये रहा। प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली ऐसी नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली ऐसी नदियाँ जो अरब सागर में, इधर क्या है भैया? भारत की अरब सागर। तो अरब सागर में जो जल गिराती हैं वो क्या करती हैं? पश्चिमी तट का मैदान का निर्माण करती हैं। सर ऐसी नदियाँ जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं वो पूर्वी तटीय मैदान का निर्माण करती हैं। क्लियर है? समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूँ इन पश्चिमी तटीय मैदानों की, अब चूंकि ये मैं कह रहा हूँ कि सर ये पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान स्थित कहाँ है, लोकेशन, इनकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है, तो समझने का प्रयास करना। पश्चिमी तटीय, ये है पश्चिमी घाट पर्वत। ये क्या है? पश्चिमी, ये रेड रेड दिख रहा है ना आपको, ये क्रमबद्ध रूप से, ये क्या है? पश्चिमी तटीय, सॉरी, ये जो रेड रेड दिख रहा है आपको, ये क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। ये इधर रेड रेड दिख रहा है, ये क्या है? पूर्वी घाट पर्वत। तो समझना, पश्चिमी घाट पर्वत के ये रहा पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, ये पश्चिमी घाट पर्वत का क्या है? पश्चिम में, ये रहा पश्चिम। तो पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में, पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिम में
पश्चिम में जो मैदान दिख रहे हैं हमें, उन्हें कहते हैं हम पश्चिमी तटीय मैदान। क्लियर है। इसी प्रकार से पूर्वी तटीय पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत के पूरब में, ये पूर्वी घाट पर्वत है, इसका पूरब क्या होगा, ये होगा। पूर्वी घाट पर्वत ये है, इसका पूरब ये है, तो इसके पूरब में जो मैदान है उन्हें कहते हैं हम पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है, ये बात क्लियर हो चुकी है। ठीक है, हम सर ये जान चुके हैं कि इनकी लोकेशन कहाँ है। ठीक है सर, हम ये भी जान चुके हैं कि इनका निर्माण कैसे हुआ। और देखिए ये तो है बेसिकली नदियों द्वारा निर्माण, बहुत सारी चीज़ें और रही इनके निर्माण में। दूसरा एक फैक्टर और रहा, दूसरा रहा यहाँ पर क्या पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। तो वो क्या रहा होगा कि जो समुद्र की लहरें आ रही हैं वो भी अपने साथ अवसाद ला रही होंगी सर। एक तो नदियाँ ला रही हैं बहाकर अवसाद, इनके चलते मैदान बने। दूसरा, क्या इधर अरब सागर है, हम जानते हैं अरब सागर है, इसमें लहरें आती होंगी अरब सागर में। तो ये अरब सागर में आने वाली लहरें, समझना, अरब सागर में, ये अरब सागर है, समझना, ये अरब सागर है। अब अरब सागर में जो आने वाली लहरें होंगी, अरब सागर में आने वाली क्या होंगी, लहरें। तो जो अरब सागर में आने वाली लहरें होंगी किस ओर आ रहेंगी, तटों की ओर। तो तटों के आने के क्रम में अपने साथ क्या लाएंगी, अवसाद लाएंगी। अवसादों को क्या करेंगे, इन तट के आसपास जमा कर देंगी। दो रीजन हो गए, एक नदियों द्वारा, एक समुद्री लहरों द्वारा। एक नदियों द्वारा, एक समुद्री लहरों द्वारा। तीसरा और है सर रीजन, तीसरा रीजन ये होगा, अगर मैं कह दूं कि सर यहाँ पर, समझना प्रयास करें, अगर मैं कह दूं सर यहाँ पर समुद्र था, अब हो सकता है पहले समुद्र यहाँ तक हो, स्थित हो, यहाँ तक हो समुद्र। अब हो जाए कभी कभार पानी कम हो जाए समुद्र का, तो समुद्र का अगर पानी कम होगा, अगर सागर का पानी कम होगा, अरब सागर इधर, सागर का अगर पानी कम होगा, तो क्या जहाँ पर पानी कम होगा, जो पानी खाली हो चुका है, वहाँ पर जो स्थल दिखाई देगा, वहाँ भी तो मैदान निर्मित होंगे। अगर मैं कहूँ आपसे कि सर भाई बताना, पहले नदी यहाँ तक बह रही थी, ये नदी थी कोई, ये बह रही है, अब हो क्या रहा है, ये नदी यहाँ तक बह रही है, ठीक है। अब समय के बीतने के बाद ये नदी सिर्फ यहाँ तक बहने लगे, ये इतनी बहने लगे, इतनी मैं हटा दूँ, तो क्या यहाँ पर जो मैंने हटाया वहाँ पर नदी बह रही थी, तो खाली स्थान हुआ होगा, तो वहाँ पर भी तो मैदान बने होंगे। तो सिंपल सी बात है, तीन रीजन है सर। इन मैदानों के निर्माण के संबंध में तीन बातें हैं। पहला बात ये है कि सर इनका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के चलते हुआ, दूसरा समुद्र की लहरों द्वारा हुआ, तीसरा समुद्र में पानी का स्तर कम होने के कारण हुआ। तीन रीजन है, बहुत बढ़िया। निर्माण के संबंध में क्या है, तीन रीजन। एक रीजन आपके सामने ये दिख रहा है, दूसरा रीजन मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ, दूसरा रीजन मैं आपके सामने लिख देता हूँ। सर दूसरा रीजन क्या है, एक रीजन तो ये होगा, दूसरा लिखाऊं, समुद्री लहरों के कारण, तीसरा समुद्री जल में कमी के कारण। अगर कमी होगी समुद्री जल में, तो जो स्थान निकलेगा कमी के कारण, जो पानी यहाँ से उतर के आएगा, तो वो जो स्थल बचेगा वहाँ पर भी तो मैदान बनेंगे भाई। अगर जल कमी होगी पानी की, तो जो बैक में जो स्थान बचेगा वही तो मैदान कहलाएंगे। तो ये बेसिकली तीन रीजन हुए, ठीक है। ये रीजन कोई नहीं बताता, ये दोनों रीजन बता के निकल जाते हैं टीचर, मैं आपको बता रहा हूँ, अच्छी बात है, ठीक है। अब हम जानेंगे, ये तो बेसिकली हम जान चुके हैं निर्माण कैसे हुआ निर्माण कैसे हुआ। अब क्या जानेंगे हम, अब इनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ेंगे हम पश्चिमी तटीय मैदान, फिर उसके अध्ययन करेंगे दूसरा पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है, चलो। सुनना, तो पहला हेडिंग बनाएंगे अपन, नंबर 1 हेडिंग बनाएंगे पश्चिमी तटीय मैदान। पहला हेडिंग क्या है, पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है।
ये आपके सामने बिल्कुल मैंने हेडिंग डाल दी। तो सर इसके संबंध में ये जानेंगे, इसका कंप्लीट अध्ययन करेंगे हम, पहले इसका अध्ययन करेंगे फिर उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखें सुनना, इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार, इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार, यहाँ गुजरात राज्य है, यहाँ कौन सा राज्य है, गुजरात। इस गुजरात राज्य से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी या केप केमोरिन तक है। इस पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार गुजरात राज्य के दक्षिण में कहाँ तक सर, कहाँ तक, कन्याकुमारी तक है। क्लियर है, लिखेंगे क्या, विस्तार की बात करेंगे हम। पहला बिंदु लिखेंगे इससे, पहला पॉइंट, इनका विस्तार, पश्चिमी तट का विस्तार, पश्चिमी तट का विस्तार गुजरात से लेकर, गुजरात राज्य से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी या इसे हम कहते हैं केप केमोरिन तक है, केप केमोरिन तक है। ये बात क्लियर है, ठीक है। पहला बिंदु सर ये निकल के आया कि इनका विस्तार यहाँ गुजरात राज्य से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी केप केमोरिन तक है। इसे आशा अंतरीप भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, केप कन्याकुमारी को केप केमोरिन या आशा अंतरीप भी कहते हैं, लिख लेना, आशा अंतरीप। चलो अगला बिंदु है दूसरा बिंदु है अगला कि सर इस पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। इस पश्चिमी तटीय मैदान को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से क्या करते हैं, जाना जाता है, अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे अगर मैं बात करूं कि सर यहाँ राज्य कौन सा है, गुजरात, तो गुजरात से लेकर गोवा, यहाँ गोवा है, गुजरात से लेकर गोवा के तट को हम कहते हैं कोंकण तट। गुजरात के लेकर गोवा तक के बीच के तट को हम कहते हैं कोंकण तट। क्या कहते हैं सर, जैसे सर गुजरात राज्य से गोवा के बीच का जो तट है उसे हम कहते हैं सर, उसको क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं हम कोंकण तट, कोंकण तट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ कौन सा राज्य है, गुजरात, यहाँ गुजरात है, तो यहाँ से यहाँ तक के तट को क्या कहते हैं सर हम, यहाँ से यहाँ तक के तट को कहते हैं हम कोंकण तट। इसे क्या कह रहे हैं, इस तट को हम क्या कह रहे हैं, इसे कहते हैं हम कोंकण तट। ठीक उसी प्रकार से यहाँ गुजरात से गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक, इस गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलौर तक के तट को क्या कहते हैं, कर्नाटक के मंगलौर तट को हम कहते हैं कन्नड़ तट। इस कर्नाटक के मंगलौर से नीचे दक्षिण में कन्याकुमारी के बीच के तट को कहते हैं हम मालाबार तट। यहाँ तक के तट को कहते हैं हम, यहाँ से यहाँ तक के तट को क्या कहते हैं, मालाबार तट। ये क्लियर है दोस्तों। तो ये हमें 3 बेसिकली तट मिलते हैं। उत्तर में गुजरात में जो तट है उसे हम कहते हैं काठियावाड़ तट। प्रॉपर गुजरात का जो तट है उसे कहते हैं हम काठियावाड़ तट। यहाँ पर जो तट है उसे हम कहते हैं काठियावाड़। ठीक है सर।
तो चले आगे। तो ये सामने लिखा है गुजरात से लेकर गोवा को कोंकण तट। आगे आगे लिखेंगे गोवा से कर्नाटक में जगह पड़ती है, उसका नाम है मंगलौर। कर्नाटक के मंगलौर तक के बीच के तट को कहते हैं हम कन्नड़ तट। क्या कहते हैं? कन्नड़ तट। ठीक है। सेम उसी प्रकार से इधर कर्नाटक से लेकर अर्थात मंगलौर से लेकर नीचे तमिलनाडु के बीच के तट को क्या कहते हैं? लिखो, कर्नाटक के मंगलौर से लेकर, कहाँ से? मंगलौर से लेकर, कर्नाटक के मंगलौर से लेकर नीचे कन्याकुमारी, नीचे कहाँ से? कन्याकुमारी के बीच के तट को क्या कहते हैं? इस तट को कहते हैं हम मालाबार तट। इसको कहते हैं मालाबार तट। ये बात क्लियर है? तीनों बातें। तो ये मैंने आपके सामने लिख दिया सर कि गुजरात से लेकर गोवा के तट को हम कहते हैं कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच को कन्नड़, और कर्नाटक से लेकर तमिलनाडु या फिर कन्याकुमारी के बीच के तट को कहते हैं मालाबार तट। ये 3 तट हो गए। और एक प्रॉपर गुजरात राज्य में जो तट है, गुजरात के तट को यहाँ लिख देते हैं सर एक बिंदु, और गुजरात के तट को, किसके? गुजरात के तट को क्या कहते हैं? फिर गुजरात के तट को कहते हैं हम क्या कहते हैं? काठियावाड़ तट। काठियावाड़। तो ये सारे के सारे क्या है? पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये याद करना सभी चीज़ें। पेपर में आता है ये गुजरात से गोवा का तट, गोवा से कर्नाटक का तट, कर्नाटक से मंगलौर का तट, कर्नाटक से कन्याकुमारी का तट, ये पेपर में आती है। और गुजरात का तट पेपर में भी आता है। सारी चीज़ें पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, सही बात है। चलिए अगला बिंदु लिखेंगे। अगर मैं बात करूँ इसकी, ये पश्चिमी तट की, तो पश्चिमी तट सर्वाधिक चौड़ाई, इस पश्चिमी तट की सर्वाधिक चौड़ाई कहाँ पर है? यहाँ कौन कौन सी 2 नदियाँ हैं सर? यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, उसे कहते हैं हम ताप्ती और नर्मदा। तो लिखेंगे, ये साफ कर लिया, नोट कर लिया। देखिए अगला लिखेंगे पश्चिमी तट की सर्वाधिक चौड़ाई। चालू हो गए। पश्चिमी तट की सर्वाधिक चौड़ाई, सर्वाधिक चौड़ाई नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर है। नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर है। ताप्ती नदी के मुहाने पर। मुहाने अर्थात मैं कहूँ बात कि सर यहाँ पर देखना, यहाँ कौन? मध्य प्रदेश राज्य, मध्य प्रदेश से एक नदी निकलती है, उसे कहते हैं हम नर्मदा नदी। और इसी के दक्षिण में एक नदी होती है, उसका नाम है ताप्ती नदी। ये दोनों नदियाँ कहाँ जाती हैं? गुजरात की जो खंबात की खाड़ी, उसमें आकर अपना जल गिराती हैं। अब मुझे बताइए, दोनों नदियाँ समानांतर बहती हैं, पास में बहती हैं, लगभग ज़्यादा दूरी है नहीं। तो ये क्या करती है? जहाँ पर अपना मुहाना बनाती है वहाँ पर बहुत सारा अवसाद इकट्ठा कर देती हैं। इसके चलते यहाँ पर सर्वाधिक चौड़ाई है इसकी, किसकी? पश्चिमी तटीय मैदानों की। कहाँ पर? इन दोनों नदियों के मुहाने पर। ठीक है, ये अपना मुहाना बनाती है खंबात की खाड़ी, अर्थात गुजरात राज्य के यहाँ पर खाड़ी है, उसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। क्लियर है? चलो, और इस क्रम से इनकी कम होती जाती है। ठीक है, चलो। तो नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर इनकी चौड़ाई क्या है? सर्वाधिक है, पश्चिमी तटीय मैदानों की। अगला बिंदु लिखेंगे सर हम। अगला जो बिंदु निकल के आता है सर कि पश्चिमी तटीय मैदानों में बहने वाली नदियाँ, या पश्चिमी तटीय मैदान, या फिर मैं कहूँ अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ। बहुत सारी नदियाँ सर, 1-2 तो मैंने बता दी, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ।
डायरेक्ट लिखेंगे अरब सागर में जल गिराने वाली अन्य नदियाँ, गिराने वाली अन्य नदियाँ। जैसे मैं बात करूं इसके अलावा कर्नाटक की शरावती नदी, कर्नाटक राज्य में कौन सी नदी है? शरावती नदी। कर्नाटक राज्य की शरावती नदी। सर गोवा राज्य की, गोवा की ज्वारी व मांडवी नदी। गोवा की नदी कौन सी है? ज्वारी और मांडवी, और मांडवी, मांडवी नदी दो हो गई सर। इसके अलावा मैं बात करूं तीसरी नदी, जैसे केरल की, केरल की पेरियार और भरतपुंजा नदी, पेरियार, पेरियार और भरतपुंजा, और ये सारी नदियाँ, ये सारी नदियाँ क्या कर रही हैं सर? ये जितनी भी सारी नदियाँ हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलकर अरब सागर में अपना जल गिरा रही हैं, ये सारी नदियाँ, चाहे वो ताप्ती हो, नर्मदा हो, ताप्ती नर्मदा हो, शरावती हो, ज्वारी हो, मांडवी हो, ज्वारी हो, मांडवी हो, पेरियार हो, भरतपुंजा हो, ये सारी की सारी नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। क्या बनाती हैं? एस्चुरी या ज्वार नदमुख। ये सारी नदियाँ क्या बनाती हैं सर? ये सारी नदियाँ जो बनाती हैं उसे कहते हैं हम एस्चुरी। ये सारी नदियाँ दिख रही हैं आपको, ये दो, ये अन्य नदियाँ, एक सारी की सारी नदियाँ क्या बनाती हैं? ये बनाती हैं एस्चुरी, 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 चुरी या ज्वार नदमुख, या ज्वार नदमुख। इसे हिंदी में कहते हैं ज्वार नदमुख, अंग्रेजी में एस्चुरी कहते हैं। ठीक है, तो ये तो था नदियों के बारे में। अगर मैं बात करूं इसी पश्चिमी घाट पर्वत के साथ, इसी पश्चिमी घाट पर्वत, सॉरी, इसी पश्चिमी तटीय मैदानों के तहत बहुत सारी लैगून झीलें पाई जाती हैं। क्या? बहुत सारी लैगून पाई जाती है। लैगून क्या है सर? एक झील होती है। लैगून क्या है? एक झील है, समझना। सर इसी पश्चिमी घाट, सॉरी, पश्चिमी तटीय मैदानों के तहत बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? बहुत सारी झीलें, जिसे हम लैगून कहते हैं। क्या सर? लैगून क्या है? पहले तो ये शब्द है लैगून, लैगून, लैगून क्या है? तो पहले शब्द में मैं कह दूं लैगून क्या है, तो एक शब्द में कहेंगे खारे पानी की झीलें, खारे पानी की झील, लैगून है। अब लैगून क्या होता है सर? बहुत सारी झीलें होती हैं जो खारे पानी की होती हैं। क्या सारे खारे पानी की झीलें लैगून हैं? क्या जितनी भी भारत में झीलें हैं उनका जल खारा है? तो क्या फिर सारी की सारी झीलें जो खारी हैं वो लैगून है क्या? नहीं सर। तो फिर सर ऐसी झीलें, समझना, लैगून क्या है? समुद्र का ऐसा जल, समुद्र का ऐसा जल या सागर का ऐसा जल जो चारों ओर से स्थल से गिरा हो, उसे हम कहते हैं लैगून। जैसे मान के चलना, ये क्या है? अरब सागर है। अब इसका कुछ जल इधर सतह में प्रवेश कर जाए और चारों ओर से किससे गिर जाए? स्थल वाले भाग से, ठीक है, धरातल से गिर जाए, और जो मुख्य जल था वो अलग हो जाए। जैसे मान के चलना, ये कोई जल है, समझने का प्रयास करना सारे लोग। ये क्या है? ये डॉट डॉट क्या है सर? ऐसा समझे, ये क्या है? ये कोई सागर है, ये कोई क्या है? समुद्र है सर। ठीक है, समुद्र है। अब इसका कुछ जल, ये रहा कुछ जल, समझना, इसका कुछ जल, ये कुछ जल है, और ये क्या हो जाए इस प्रकार से, ये सतह है, ये क्या है? इधर क्या है? सतह है। अब यहाँ ये सतह पूरा, ये सतह मान के चलना। अब इसको काट कर, यहाँ से इस प्रकार से इसको काट कर इसे अंदर चला जाए,
और इसमें जमा हो जाए, इसमें इस चारों ओर से ये सतह है सर, इस चारों ओर से ये भूभाग किससे गिरा है, इस तल वाले भाग से गिरा है, अर्थात धरातल है। अब इसमें क्या हो जाए, जल एंट्री कर जाए, ये समुद्र का जल क्या हो जाए, इसमें एंट्री कर जाए। अगर एंट्री कर गया और ये जो रास्ता बना था ये बंद हो जाए, कभी ये इस प्रकार से बंद हो जाए, तो क्या होगा, इसमें सारा का सारा जल फंस गया, अर्थात ये सेपरेट हो गया, ये जल अलग हो गया, ये जल अलग हुआ, और ये चारों ओर से किससे गिर गया, समुद्र से, सॉरी धरातल से गिर गया। ये चारों ओर से ये गोला एक क्या है, ये चारों ओर से ये गोला है, इसमें चला जाए और यहाँ से इस प्रकार से एंट्री कर जाए जल, किसी कारणवश इसको काट के इस धरातल में एंट्री कर गया जल, ये कर गया एंट्री, लो ये करा दिया एंट्री, ये आ गया, इसमें आ गया। अब ये रास्ता बंद हो जाए कभी इस प्रकार से, लो बंद हो गया। अब बंद हो गया तो क्या होगा, ये जल अलग हुआ, ये जल अलग हो गया, और ये चारों तरफ से किससे गिर गया, धरातल से। तो धरातल से सुनना, ऐसा जल, समुद्र का ऐसा जल जो चारों ओर से किससे गिरा है, धरातल से, उसे कहते हैं हम लैगून। और ये क्या होती है, झीलें होती है, ठीक है, ये क्या होती है, झील होती है। कैसी होती है, खारे पानी की झील है, ठीक है, ये निकल गया सामने झील। लैगून क्या है, तो लैगून सर समझ में आ गया हमें। अगर मैं बात करूँ लैगून, तो इसके इस पश्चिमी तटीय मैदानों के तहत बहुत सारे लैगून पाए जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे केरल राज्य में पश्चिमी तटीय मैदानों के तहत जो लैगून है, पश्चिमी तटीय मैदानों के तहत जो लैगून है, जैसे बेम्बानाड, एक लैगून का नाम बेम्बानाड, दूसरे लैगून का नाम है अष्टमुदी। ये क्या है, बेम्बानाड झील और एक अष्टमुदी झील है। ये दोनों की दोनों कैसी झीलें हैं, लैगून झीलें हैं, अर्थात यहाँ ये दोनों की दोनों केरल राज्य में पड़ती हैं। सर पहली बिंदु ये निकल के आता है, ये कहाँ है, दोनों की दोनों कहाँ है, केरल राज्य में है, केरल राज्य की झीलें हैं। कैसी झील है, लैगून झील है, पेपर में आती है। बेम्बानाड और अष्टमुदी झील कैसी झील है, लैगून झील है। किस राज्य में है, केरल राज्य में है। किसके तहत है, पश्चिमी घाट पर्वत या पश्चिमी तटीय मैदानों के तहत है। सारी चीज़ें पेपर में आती हैं। अगला, इसके अलावा मैं बात करूं, इसके तहत और क्या जानकारी रहती है, तो ये लगभग ये फिनिश हो गया, ठीक है, लगभग क्या हो गया, ये फिनिश हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमने जान लिए तट वगैरह जान लिए, कोंकण, कन्नड़, मालाबार, काठियावाड़, ये सब कुछ जान लिया। इसके अलावा लैगून जान लिए, खारे पानी की झीलों को लैगून कह दिया। कुछ नदियाँ थी उनके बारे में जान लिया। अब जो आगे हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में, पूर्वी तटीय मैदान। तो अगला लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान, हेडिंग बनाएंगे पूर्वी तटीय मैदान। अगली हेडिंग बनाओ पूर्वी, दो हेडिंग रहेगी, पूर्वी तटीय मैदान। तो लिखेंगे पूर्वी घाट पर्वत के पूरब में, क्या लिखोगे, देखो निर्माण तो मैं बताइए, बहुत सारी नदियों ने इनका निर्माण किया है, अब समझना। तो पहली बात स्थिति कहाँ है, तो मैं कहूँगा ये पूर्वी घाट पर्वत दिख रहा है, ये रेड, इसकी कहाँ है, पूरब में। तो लिखेंगे ये जो हरा भरा दिख रहा है ना, यही है मैदान। क्योंकि मैदान हरे होते हैं, क्यों, इसलिए मैंने यहाँ हरे से बना दिया। क्यों, क्योंकि मैदान में सर जो घास फूस होती है वो हरी होती है। अब समझना, पूर्वी तटीय मैदान, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, पूर्वी घाट पर्वत के, पूर्वी घाट पर्वत के कहाँ है सर, ये कहाँ है सर, पूरब में। पूर्वी घाट पर्वत के पूरब में क्या है, पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी घाट पर्वत और पूर्वी घाट मैदान अलग अलग है, किसी को एक ना लगे। क्यों, ये पूर्वी घाट पर्वत ये रहा रेड रेड, इसके जो पूरब में ये क्या है, मैदान है, इसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। ठीक है, अलग अलग हैं ये दोनों बातें, नहीं किसी को एक ही लग रहा हो। तो पूर्वी घाट पर्वत के पूरब में, पूर्वी घाट पर्वत ये रहा, इसके पूरब में ये रहे, ये पूरब में ये रहे, इसे कहते हैं पूर्वी तटीय मैदान। क्लियर है। चलो अगर मैं बात करूँ निर्माण, सर निर्माण तो हमें पता ही, इनका निर्माण कैसे हुआ निर्माण सर कैसे हुआ इनका निर्माण, सर निर्माण तो हमें पता है कैसे हुआ सर,
बहुत सारी नदियों के चलते। इनका निर्माण कैसे हुआ? डायरेक्ट लिखेंगे निर्माण कैसे हुआ सर, तो नदियों के बहने, निर्माण नदियों के बहने क्रम में, नदियों के बहने के क्रम में। ये बात सही है, नदियों के बहने क्रम में। अगर मैं बात करूं इस पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान, इन दोनों में निरंतर कौन दिख रहा है सर हमें? पश्चिमी तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान कैसा है? कटा फटा है। कैसा है? कटा छटा फटा है। अब समझना क्यों कटा फटा छटा है? क्योंकि सर प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली अधिकांश नदियां, अर्थात बहुत सारी नदियां कहाँ जा रही थी? अरब बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिरा रही थी, अर्थात इधर से निकलकर इधर और बह रही थी। किधर बह रही थी सर? बहने की दिशा क्या थी उनकी? ये थी बहने की दिशा, ये थी। अगर ये बह रही है तो क्या करेंगे? ये पश्चिमी घाट पर्वत को पूर्णतः क्या कर देंगी? काट फाड़ देंगी। अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत ये रहा, इसको काट दिया इन्होंने, ये निरंतर ना होकर। तो लिखेंगे इनका निर्माण कैसे हुआ? नदियों की बहने के कारण। ठीक है, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है ना, ये कैसा निरंतर है, लेकिन पूर्वी घाट पर्वत कैसा? सतत नहीं है। लिखेंगे पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत निरंतर नहीं है, निरंतर नहीं है। तो कैसा है? कटा फटा है। जगह जगह कैसा है? जगह जगह कैसा है? जगह जगह कैसा है? कटा फटा है, कटा फटा है। क्यों? क्योंकि सर बहुत सारी नदियों ने इसको काट दिया है, और जब नदी बहकर जाएगी तो क्या होगा? अपने साथ बहुत सारी अवसाद लेकर जाएगी। अवसाद लेकर जाएगी तो जानते हो क्या होगा? जो जलोढ़ मिट्टी होगी, उसमें जलोढ़ मिट्टी होगी। अब चूंकि हम जानते हैं जलोढ़ मिट्टी ऐसी मिट्टी है जो बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी है, अर्थात बहुत सारा अच्छा उपज होता है इसमें, जो कृषि की पैदावार होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसके चलते जो पश्चिमी घाट पर्वत है, जो पश्चिमी तटीय मैदान है या पर्वत है, पश्चिमी तटीय मैदान है, वो कैसे है? बहुत उपजाऊ है। तो लिखेंगे पूर्वी तटीय मैदान जलोढ़ मिट्टी के चलते, जलोढ़ मिट्टी के चलते बहुत अधिक उपजाऊ है, बहुत अधिक कैसे है? उपजाऊ है, उपजाऊ है। अब चूंकि हम जानते हैं क्यों उपजाऊ है, क्लियर है सर? क्यों? बहुत सारी नदियां बह रही हैं, अपने साथ कंकड़, मिट्टी, रेत, बालू, पत्थर लेकर जा रही हैं। तो क्या हो रहा है? मिट्टी कंकड़ तो ज़्यादा जा रहा है। क्यों? अब साथ जा रहे हैं। तो अब हम जानते हैं बहुत सारी नदियां, जितनी भी नदियां हैं भारत में, अगर वो अपने साथ कुछ बहाकर ले जा रही हैं तो क्या होगा? अंततः वो क्या बनती है? जलोढ़ मिट्टी बनती है। जलोढ़ मिट्टी चूँकि हम जानते हैं बहुत सारी फसलों के लिए उपजाऊ होती है, तो इसलिए जो पूर्वी, अर्थात ये जो हमें दिख रहा है पूर्वी तटीय मैदान, ये क्या है? धान के लिए फेमस है। कहीं को फेमस है भैया? इधर धान की खेती प्रसिद्ध है, धान की कृषि अच्छी होती है, धान की कृषि अच्छी। चूँकि हमें पता है धान की कृषि के लिए पानी की आवश्यकता अधिक होती है, इसके कारण यहाँ धान की कृषि बहुत अच्छी पैदावार होती है। जैसे मालाबार तट आसपास, कहाँ पे? मालाबार तट के आसपास। सेम इसी प्रकार से हमने कहा कि पश्चिमी तटीय मैदानों तटों को हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जान रहे थे। ठीक उसी प्रकार से पूर्वी तटीय मैदानों को भी, पूर्वी तटों को भी हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे शुरुआत करूं मैं, लिखेंगे इनको भी हम अलग अलग नाम से जानते हैं। लिखेंगे लिखें पूर्वी तट के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम, अलग अलग राज्यों में क्या? अलग अलग नाम। जैसे मैं बात करूं सर, यहाँ कौन सा राज्य है? ऊपर पश्चिम बंगाल, उसके नीचे कौन है? उड़ीसा। तो उड़ीसा में पूर्वी तटों को हम क्या कहते हैं? पूर्वी तट को क्या कहते हैं? तो लिखेंगे उड़ीसा में पूर्वी तट को
कहाँ पर सर? उड़ीसा में। उड़ीसा में पूर्वी तट को क्या कहते हैं? सेम उसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में इस तट को क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश में इस तट को क्या कहते हैं? और तमिलनाडु में इस तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु में इस तट को क्या कहते हैं? ये आमने सामने दिख रहा है। तो सेम मैं इसी प्रकार से बात करूँ सर कि जो उड़ीसा में पूर्वी तट को हम कहते हैं उत्कल तट। क्या कहते हैं? उत्कल तट। उत्कल तट। सेम इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश में कहते हैं उत्तरी सरकार तट। उत्तरी सरकार तट। सर तमिलनाडु में से कहते हैं मालाबार तट। सॉरी इसे कहते हैं कोरोमंडल तट। ये हमारे सामने कुछ तट हैं, ठीक है। जैसे उड़ीसा में उत्कल, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, तमिलनाडु में कोरोमंडल। ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही, ये पेपर में पूछे जाते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये आपको याद करने हैं, ठीक है। तट 4 तट इधर थे, 3 तट उधर है, ये आपके सामने 3 तट है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सर कि इसका विस्तार यहाँ उगली नदी के मुहाने से लेकर पूर्वी तटीय मैदान, ये कहाँ से है? उगली नदी के मुहाने से लेकर। उगली नदी किसकी भीतर कहाँ है सर? गंगा नदी थी, गंगा नदी में से एक धारा टूटती है, उसे कहते हैं महुली। तो उगली नदी के मुहाने से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। सर ये पूर्वी तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक है? लेकिन इधर लिख दो, इनका विस्तार है उगली नदी के मुहाने से, उगली नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक, ठीक है भैया। हुगली नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक ये क्या पाए जाते हैं? पूर्वी तटीय मैदान पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूं सर, अगर इधर भी कुछ झीलें थी, क्या उधर भी हैं? क्यों सर, इधर भी तो पानी सटा हुआ है, इस मैदानों से पानी क्या है? सटा हुआ है। क्या है इधर? बंगाल की खाड़ी है। तो इधर भी तो कुछ लेगून बने होंगे सर, इधर भी तो कुछ लेगून झीलें बनी होंगी कि नहीं बनी होंगी? बताओ सर। अगर यहाँ बनी है तो यहाँ भी बनी होंगी, तो कुछ इधर भी। जैसे मैं बात करूँ इधर लेगून, इधर के लेगूनों की बात करें हम, तो इधर कुछ लेगून पाए जाते हैं। इनकी मैं बात कर लूँ इधर कि सर जो उड़ीसा में है उस लेगून को क्या कहते हैं? उड़ीसा के लेगून को कहते हैं हम चिल्का झील। क्या कहते हैं? चिल्का झील। छिलका झील, सॉरी, क्या कहते हैं? छिलका झील। उसे कहते हैं चिल्का झील। अगर मैं बात करूं जो आंध्र प्रदेश में वो लेगून है उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं पेरियार झील। आंध्र प्रदेश में जो लेगून है उसे क्या कहते हैं? आंध्र प्रदेश के लेगून को हम कहते हैं पेरियार झील। क्या कहते हैं? पेरियार, सॉरी पेरियार नहीं कहते, गलत हो गया, कहते हैं उसे आंध्र प्रदेश में एक झील है, जैसे एक तो चिल्का झील हो गई, एक और झील है उसे लेगून कहते हैं। किसके तहत? पूर्वी तटीय मैदानों के तहत। तो उसे कहते हैं हम आंध्र प्रदेश। अभी थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है तो समझना है, आप प्रयास करें कि सर ये क्या थे? तट थे कुछ। उड़ीसा का आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में उत्कल, आंध्र प्रदेश में उत्तरी सरकार, तमिलनाडु में कोरोमंडल। कुछ लेगून थे, चिल्का झील उड़ीसा की, और आंध्र प्रदेश की पुलिकट, सॉरी हाँ याद आया, पुलिकट। बेसिकली ये पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में और तमिलनाडु की सीमा पर है, लेकिन इसको कंसीडर किया जाता है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसी झील के बीचों बीच क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसी झील के बीचों बीच श्री हरिकोटा द्वीप है
उसी द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। इसी झील के बीच में क्या है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। क्या है? कौन सा द्वीप है? श्रीहरिकोटा द्वीप है। इसी द्वीप पर क्या है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, अंतरिक्ष केंद्र। क्लियर है? ये पेपर में आता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। किस झील के बीचों बीच है? पुलिकट झील के बीच। किस द्वीप पर है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। ये बात जानकारी हो गई होगी सर। अब इसके अलावा मैं इनका निर्माण किन्होंने किया सर? बहुत सारी नदियों ने किया और लहरों ने किया होगा, और यहाँ पर समुद्र की गहराई होने पर हुआ होगा। ये 3 बातें इधर भी हैं। तो ये कंप्लीट हुआ सर क्या? पूर्वी तटीय मैदान। अब इसमें और कुछ नहीं है, बस ये जानना है सर। अगर मैं बात करूँ कि सर जो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी में जल गिराती है, वो नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? अर्थात पूर्वी तटीय मैदानों में बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा। क्या बनाती है? डेल्टा। इधर लगेंगे, पूर्वी तटीय मैदानों में बहने वाली नदी बनाती है डेल्टा। अब डेल्टा आप जानते हैं सर, डेल्टा क्या होता है? इस तरफ बहने वाली नदियाँ, इधर बहने वाली नदियाँ क्या बनाती हैं? डेल्टा क्या होता है सर? कुछ नहीं, जब अवसाद जाते हैं, अवसाद किनारों पर इकट्ठा हो जाती हैं। इकट्ठा होने के क्रम में क्या हो जाता है? जो अवसाद बहुत टीलों के रूप में इकट्ठा होने लगती है, इस प्रकार से टीलों के रूप में। अब ये टीले क्या होता है? ऊंचे होते जाते हैं, चूँकि फिर जो वाटर आ रहा है, जो नदी आ रही है, उसको बहने की दिशा नहीं मिलती है। अब जब दिशा नहीं मिलती है तो क्या होता है? ये नदी बहुत सारी वितरिकाओं में बट जाती है, छोटी छोटी वितरिकाओं में, और ये वितरिकाएं कैसे बहने लगती हैं? अंदर से बहने लगती है, उसी डेल्टा के अंदर से बहने लगती है, उसी मिट्टी की अवसाद के अंदर से बहने लगती हैं, तो उसे हम कहते हैं डेल्टा। और ये नदियाँ क्या बना रही थी सर? पश्चिमी तटीय मैदानों में बहने वाली नदियाँ क्या बना रही थी? एक्सुरी, जबकि पूर्वी तटीय मैदानों में बहने वाली नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। इनमें दोनों में अंतर है। और सर ये कैसा था? ये सतत्ता, ये कैसा है? कटा फटा है, ठीक है, क्योंकि सर इधर सर बहुत सारी नदियाँ जाती हैं, इधर क्या है? बहुत कम नदियाँ बहती हैं। ये बेसिकली कंप्लीट अध्ययन हुआ किसका? भारत के पश्चिम एवं पूर्वी तटीय मैदानों का। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, थोड़ी भी हेल्प करती है, तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।